मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें और गौर से सुनें और पूरी वीडियो देखें। आपको इसमें बहुत कुछ हासिल होगा। आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमने उनके साथ कैसे पेश आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है कि मरीज़ों का पाकिस्तान में आम लोगों का इलाज किस तरह होता है। पहले बात कर लेते हैं अमीर लोगों की। अमीर लोग जो हैं वो तो पहले ही इस मुल्क में बहुत कम इलाज करवाते हैं, वो तो दूसरे मुल्कों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। जो उससे ज़रा नीचे हैं, यानी आम आदमी नहीं, उससे बड़े जो लोग हैं वो पहले दिन से ही बड़े शहरों का रुख करते हैं, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद जाकर वो अपना इलाज करवाते हैं। तो उससे नीचे हमारे जैसे आम लोग जो हैं, मरीज़ हैं, ये जब बीमार होते हैं तो इनका इलाज कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि गरीब आदमी की कोशिश होती है कि कोई थोड़ी सी दवाई मिल जाए तो मुझे आराम आ जाए। पहले तो जब भी उसको कोई तकलीफ़ होती है तो वो अपने घर में कोई पैनाडाल या कोई फक्की वगैरह जो है वो इस्तेमाल करता है, उससे नहीं अफाका होता। तो फिर हर गांव में, हर स्टेशन पे, हर चक में कोई ना कोई डिस्पेंसर, नीम हकीम कोई ना कोई बैठा होता है। तो वो उसके पास जाता है, उसको अपनी तकलीफ़ बताता है और वो उसके लिए दवाई तजवीज़ करता है। 2 दिन 3 दिन की वो दवाई देता है जिसको वो इस्तेमाल करता है। अगर उससे अफाका ना हो तो फिर वो शहर का रुख करता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाएं या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से चेक करवाएं। तो जब वो शहर की तरफ जाता है, पहले तो लोग उसको मशवरा देंगे कि आप सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। जब वो सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल किसी में जाता है तो वहाँ पर्ची लेकर बैठ जाता है कि आप इंतज़ार करो, डॉक्टर साहब आएंगे, 9-10 बजे आएंगे। ये जो छोटे शहर हैं इनमें डॉक्टर साहबान जो सरकारी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं उनका अक्सर टाइम जो है 9-10 बजे शुरू होता है। तो वो उधर बैठ जाता है, इंतज़ार करता है। जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल का अमला है, यानी उनके ऑफिस का जो अमला है, क्लर्क वगैरह या वो नायब कासद जो भी हैं, उनके लवाकीन जो हैं, यानी करीबी रिश्तेदार या वाकफ़कार, वो पहले आए बैठे होते हैं। सबसे पहले तो वो डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं अपनी सिफारिश की बिना पर। उसके बाद कोई 2-4 डॉक्टर साहब और मरीज़ चेक करते हैं। इतने में फिर डॉक्टर साहब थक भी जाते हैं और फिर वो 1-2 बजे के करीब उनकी छुट्टी का भी वक्त हो जाता है। और वो लोग जो गरीब, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं हैं, अपनी गुर्बत की वजह से वो वहाँ जाते हैं इलाज करवाने के लिए, वो फिर उधर बैठे के बैठे रह जाते हैं। फिर वही उनके जो हैं नायब कासद वगैरह या वो गेट कीपर जो भी है, उनको मशवरा देगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये डॉक्टर साहब फ़लाँ हॉस्पिटल में बैठते हैं, आप वहाँ चले जाएं। तो वो बेचारा फिर सोचता है कि इधर भी सारा दिन बैठा रहूँ, कोई नहीं सुनवाई हुई, तो वो उधर चला जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। उधर से पर्ची ली, 1000, 1200, 1500 की पर्ची ली, तो वो डॉक्टर साहब के पास चला गया। डॉक्टर साहब उसे चेक करते हैं, उससे पूछे बगैर ही एक लिस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह जो है वो लिखकर उसको थमा देते हैं कि ये टेस्ट करवा कर लाओ, फिर आपको मैं मेडिसिन दूंगा। तो वो बेचारा चला जाता है। 4-5 हज़ार के, 6 हज़ार के वो टेस्ट होते हैं। वो करवाने के बाद जब पेपर लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचता है तो डॉक्टर साहब जो हैं वो उससे को महंगी से महंगी दवाई लिखते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, उनका स्टेटस भी बड़ा है। तो फिर वो उतनी ही महंगी दवाई लिखेंगे जितना उनका खुद स्टेटस है। तो वो पर्ची लेकर जब मेडिकल स्टोर पे पहुंचता है तो वो बताते हैं कि ये 3-4 हज़ार की दवाई है। तो वो बेचारा
परेशानी की हालत में, वो कहता है चलो कल ले लेंगे, छोड़ें। वो दोबारा वापस घर लौट आता है, क्योंकि उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो डॉक्टर साहब की फ़ीस दे दी और कुछ लेबॉर्ट्री वालों को टेस्टों के दे दिए, और अगले दिन फिर वो किसी से 4-5 हज़ार लिया, मांगा, उधार मांगा या कोई चीज़ बेची, तो वो दवाई लेने चले जाते हैं। 8-10 दिन दवाई खाने के बाद उसको में दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि वो दोबारा उन डॉक्टर साहबान के पास चला जाए दवाई लेने के लिए। तो इस तरह जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसका ये हाल है। तो देखना ये है कि मैं आपको एक अपना केस बता देता हूँ जो मेरे साथ आप बीती हुई थी। 2020 की बात है कि मेरे छोटे भाई, उनको हैज़ा हो गया, यानी शाम को उन्होंने गोश्त के साथ रोटी खाई, उसके बाद 2 आम खा ले, उसके बाद ऊपर से दूध भी पी लिया। तो रात 1 बजे के करीब उसको शदीद दर्द, पेट दर्द हुआ, उसको मोशन शुरू हो गए, साथ ही कहें आनी शुरू हो गई, तो शदीद तकलीफ़ में था। सुबह हुई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि भाईजान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम लेकर शहर आ रहे हैं। तो हम लेकर उसको सरगोदा हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा मैं, डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। तो सरगोदा में हम एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो उधर एक डॉक्टर साहबान मौजूद थे जो नाइट ड्यूटी पे थे। तो उनसे बात की, उन्होंने कहा ले आओ, जल्दी ले आओ मरीज़। उन्होंने इमरजेंसी में उसको एडमिट कर दिया, कोई ड्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। तो वो अपना पैड उठाए, मरीज़ के पास आ गए, उन्होंने टेस्ट लिखने शुरू कर दिए, लेबॉर्ट्री टेस्ट। जबकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इस मरीज़ को और कुछ भी नहीं है, यरकान नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ ये मैदे की तकलीफ़ है, स्टोमाटाइटिस हुआ है, हैज़ा हुआ है, तो आप इसका ट्रीटमेंट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा, और तो इसको कोई मसला नहीं। तो वो डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते जा रहे हैं और कहते हैं ठीक है, जो जिसकी ज़रूरत हुई हम वही कराएंगे। तो उन्होंने वो काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए। तो उधर मरीज़ को ड्रिप लगा दी, वो फ्लैजल वगैरह इंजेक्शन दिया, तो उससे उसको अफाका भी हो गया। और साथ ही मुझे कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हो सकता है इसका मैदा वाश करना पड़े, जबकि उसी वक्त उस मरीज़ ने बहुत बड़ी कैह की थी, जो तकरीबन छोटी सी बाल्टी थी, तो वो आधी हो गई उसके कैह करने से। तो फिर भी वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसका मैदा ब्लॉक हो, उसको वाश करना पड़े। मैंने कहा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपकी मर्ज़ी। तो थोड़ी देर बाद काउंटर से एक बंदा आता है, कहता है जी आप 3000 रुपया काउंटर पे जमा करा दें। वो किस लिए? एक्सरे करने हैं। 3 एक्सरे लिख दिए उस पेशेंट के। ठीक है जी, वो 3000 जमा करा दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है काउंटर से, जी आप काउंटर पे 2500 रुपया जमा करा दें। वो किसका? वो ब्लड टेस्ट हैं जी, डॉक्टर साहब ने जो लिखे हैं। तो इसी तरह करते कराते इलाज हो रहा है, डॉक्टर साहब कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर 15,000 रुपया लगवा दिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब नाइट ड्यूटी पे थे, उन्होंने घर भी जाना था। वो जाती दफ़ा जो वार्ड बॉय है या नर्स है उधर, उसको कह कर जा रहे हैं कि ये जो है 6 नंबर बेड वाले मरीज़, इनको छुट्टी नहीं देनी, इनको इधर ही रखना है। तो वो चले गए। थोड़ी देर बाद दूसरे डॉक्टर साहब आ गए, तो उनसे सीनियर थे, मैंने उनको बताया भाई ये मरीज़ को ये मसला है, तो अब ये ठीक है, हमारा घर भी एक इधर है, तो आप हमें छुट्टी दे दें। तो क्योंकि हम 3 आदमी इसके साथ बैठे हुए हैं, अगर कोई मसला हुआ तो हम दोबारा इसको ले आएंगे। उन्होंने उसको छुट्टी लिख दी। जब उन्होंने छुट्टी लिखी तो साथ ही वो नर्स आई, उसने कहा जी फ़लाँ डॉक्टर साहब जो है ना, वो तो बता करके गए थे कि इसको छुट्टी नहीं देनी। उन्होंने कहा भाई पहले बताना था, अब तो मैंने उनको छुट्टी दे दी है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। इस तरह होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कि तकलीफ़ कितनी सी है, और उसका एक आम आदमी जो है, क्या उसकी जेब में 15,000 होगा, 20,000 होगा? अब तो माशाल्लाह जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में चले जाएं तो 25-30 हज़ार से कम पैसे लगाए वो बाहर नहीं निकल सकता। तो इस तरह हमारा जो है
हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये हाल है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो गरीब आदमी का, हम जैसे गरीबों का इलाज करते हैं, तो हमारा क्या इलाज होगा जब हमारे पास दूसरी बार दवाई लेने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, हम उधर जा ही नहीं सकते। तो मैं इन डॉक्टर साहबान से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो अच्छा डॉक्टर है, जो एक कामयाब डॉक्टर है, वो मरीज़ को चेक करे और उसकी जो है बात सुने मरीज़ की कि उसको क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो 80% जो है डॉक्टर साहबान को पता चल जाता है कि इसको फ़लाँ मर्ज़ है, या फ़लाँ तकलीफ़ है, या फ़लाँ इज़ा में इसको मसला है, तो इसको ये दवाई इतने अरसा खिलाई जाए तो ये ठीक हो सकता है। अगर मरीज़ के आपने वो सभी टेस्ट ही लिखने हैं, तो वो मरीज़ क्यों ना सीधा लेबॉर्ट्री वालों के पास चला जाए, 2-3 हज़ार का टेस्ट करवाए और फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, फिर वो फार्मेसी पे चला जाए। जो फार्मेसी पे बैठे हैं, इतना तो उनको भी पता है कि ये पेट दर्द की दवाई है, ये क्या की दवाई है, ये मैदे की दवाई है, ये जिगर की दवाई है, इतना तो वो भी उनको भी पता होता है। अगर इसी तरह ही आपने इलाज करना है इन मरीज़ों का, तो मैं डॉक्टरों से अपील करता हूँ कि खुदा रा आप इन गरीब मरीज़ों पे तरस करें। मैंने आज तक नहीं सुना या देखा कि किसी डॉक्टर साहबान ने मरीज़ से पूछा हो कि मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, इनकी ज़रूरत है, कि आपके पास पैसे हैं, मैं ये टेस्ट करवा लूँ। नहीं, वो टेस्ट लिखकर उसको थमा देते हैं पेपर कि ये करवा के लाओ, उसके बाद बाकी बातें होंगी। तो जब मरीज़ बोलने लगता है, कोई अपनी हिस्ट्री बताने लगता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं बस आप खामोश रहें, डॉक्टर मैं हूँ या आप डॉक्टर हैं, मैंने आपके टेस्ट लिख दिए हैं और आपको टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद दवाई लिख के दूँगा और आप खाएं, वो ठीक नहीं, आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मरीज़ थोड़ा पुराना होता है, उसके पास पहले भी लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, वो भी साथ ले के कोई जाता है, तो डॉक्टर साहब उसको फ़ौरन कहेंगे नहीं ये तो हफ्ता पहले के हैं, 2 हफ्ता पहले के, आप यहाँ से इसी हॉस्पिटल से आप सब नए टेस्ट करवाएं। क्या वजह है, क्यों इस तरह कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप मुझे अपने हॉस्पिटल के रिज़ल्ट चाहिए? तो आप सब ये चीज़ें आप लोग मरीज़ लोग भी जो समझते हैं। मेरी इन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर जो हैं, इनसे गुजारिश है कि जब आपके पास मरीज़ आता है तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि इसके मुआशी हालात कैसे होंगे। कभी किसी डॉक्टर साहब ने नहीं पूछा कि आप मेरे पास जो आए हैं 1500 फीस दिए आपने, 1000 रुपया फीस दी है, क्या आपके इतने वसाइल हैं या आपके पास इतने पैसे हैं कि इतना महंगा आप इलाज कर सकेंगे? कभी नहीं किसी ने पूछा। ना ही कभी ने किसी ने यह पूछा है कि आप इतने पैसे जो हॉस्पिटल में लगा दिए, आपके पास वापसी का किराया है? नहीं। क्यों नहीं? कि वो सोचते हैं कि शायद ये इतने अमीर हैं। नहीं, हो सकता है कि वो गरीब आदमी किसी से पैसे मांग कर, उधार मांग कर ले गया हो, या कोई अपनी चीज़ बेच कर वो वहाँ तक पहुँचा हो। तो खुदारा आप बजाय महंगी की महंगी दवाई लिखने के, ये भी हो सकता है कि वही दवाई जो है एक और कंपनी को आप उसकी लिख देते हैं, तो उससे भी उसको शफा हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फीस 1000 रुपया ली है तो आपने 3000 का नुस्खा लिखना है। ये भी हो सकता है कि उससे कोई कम कीमत वाली दवाई भी असर कर जाए। तो मेरी खुदारा इन डॉक्टरों से गुजारिश है, अपील है, ये मेरी अपील है कि आप मरीज़ की हालत देखकर उसके टेस्ट लिखें, उसकी दवाई लिखें, ताकि वो बेचारा अपना इलाज करवा सके। ऐसा ना हो कि वो एक ही दफ़ा हॉस्पिटल में जाए और दोबारा जाने की वो कोशिश ही ना करे या उसके वसाइल ही ना हों। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मरीज़ ये जो इधर छोटे शहर हैं, छोटे ये तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मरीज़ जाते हैं, इनके इतने ही वसाइल हैं कि वो आप तक पहुंच सकें। अगर इनके अच्छे वसाइल हों तो ये भी लाहौर, रावलपिंडी सबसे पहले दिन ही चले जाएं। ये कभी नहीं किसी ने सोचा। तो मेरी गुजारिश है कि अब इन गरीबों का क्या हाल है,
जिनके पास दो बार दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, 3 बार दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, तो प्राइवेट जो है वो इतना उन्होंने महंगा कर रखा है इलाज कि हर आदमी के बस की बात नहीं रही कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकें। तो मेरी गुजारिश है, बार बार मैं ये आपसे अपील कर रहा हूँ कि जब आपके पास मरीज़ आता है तो उसको देखते ही आपकी मुआशी हालत के बारे में जान सकते हैं। अगर आप नहीं भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा देखने से कि इसके क्या वसाइल होंगे, ये क्या मेरा इलाज कर सकता है। खुदा रहा इन गरीबों पे तरस करें, इनकी बात सुने। जो मरीज़ आपके पास आता है उसकी बात सुने, जो जिसकी आप बात नहीं सुनते वो आपसे मुतमईन भी नहीं होगा। डॉक्टर हज़रात ऐसे ही कह देते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ तो आप तो नहीं है डॉक्टर, मैंने जो लिखना था लिख दिया। नहीं, जो आता है आपके पास उसकी बात तो कम से कम सुने कि उसका मसला क्या है। तो इस तरह मेरी गुजारिश है मरीज़ों से, जो डॉक्टर साहबान आपकी बात नहीं सुनते, आपसे वो डिस्कस नहीं करते, आप बेशक उनके पास ना जाएं। शफा तो अल्लाह देने वाला है, शफा वो मामूली सी दवाई से भी दे सकता है। तो बकाया ये लेबार्ट्री टेस्ट जो हैं ये हर मरीज़ के सभी टेस्ट लिख देते हैं। हाँ, टेस्ट होने चाहिए, मैं नहीं कहता कि टेस्ट नहीं हुए। जो सीरियस मरीज़ हैं, जो पुराने केस हैं, जिनके पास पहले टेस्ट नहीं हुए, उनके आप ज़रूर टेस्ट करवाएं। बहरहाल जितने की ज़रूरत हो उतने करवाएं। ये ना हो कि पेट में दर्द हो, मैदे में दर्द हो तो आप 3 एक्सरे लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी मरीज़ों से भी गुजारिश है कि आप अपनी केस टेकिंग यानी हिस्ट्री बताते वक्त मुख्तसर सी हिस्ट्री बताएं डॉक्टर साहबान को कि मुझे ये हुआ, मैंने ये खाया है, पहले मैं ठीक था, ये दवाई खाई है, या मैंने ये चीज़ खाई है तो उससे मुझे मैदे का प्रॉब्लम हुआ और आज महीना 2 महीने गुजर गए, अभी तक मेरा मैदा ठीक नहीं हुआ, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो इस तरह डॉक्टर साहब भी आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो बातें मैंने की हैं अगर आपको अच्छी लगें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं हर रोज़ तो नहीं वीडियो बना सकता, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मैं अपलोड करूंगा और तमाम बीमारियों के मतलब करूंगा, जितनी भी हैं जो जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक जो मैं आपको बता सकूंगा वो ज़रूर बताऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी तमाम वीडियोस देख ली तो आप खुद भी आधे डॉक्टर बन जाएंगे।